ये बतलाइए कि जो राहुल गांधी ने कल जो भाषण दिया और उसमें भारत माता का जिक्र किया, और मैं देख रहा था जो बड़ी भीड़ थी और उस भीड़ ने बड़े कान लगा करके सुना, बड़े ध्यान से सुना, और मैंने देखा कि पिन ड्रॉप साइलेंस था। क्या भारत माता, कौन भारत माता जो समझा रहे थे, राजस्थान की जनता को समझ में आया? मैंने देखा कि पूरे 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 चुनाव के दौरान ये जो जितना प्रचार हो रहा है, जितना गंभीरता से बूंदी में ये भारत दिया हुआ उनका संवाद किया हुआ जनमानस के साथ में, वो कमाल का इफेक्टिव था। और लोग बड़े गौर से सुन रहे थे और उनको ठीक से समझ में आया कि भारत माता कैसे एसटी है, भारत माता कैसे एससी है, भारत माता कैसे ओबीसी है, और फिर हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, और जिस बात से कैसे घबरा रहे हैं जो शासन में इस वक्त बैठे हैं वो लोग। ये सब उन्होंने जिस जैसी शब्दावली पेश किया लोगों के सामने, वो बहुत रोचक और प्रभावशाली था। और मुझे नहीं लगा कि इतनी गंभीर क्या कहते हैं श्रोताओं की जगह कहीं दूसरी हो सकती है। वो ट्राइबल एरिया जिसमें कि बोल रहे थे, और जहाँ से साथ साथ में शहरी और ट्राइबल दोनों मिल रहा था उस जगह, बड़ा प्रभावी रहा और उनकी ठीक से समझ में आया कि भारत माता का मतलब क्या होता है। और उन्होंने कहा कि और जिस तरीके से उन्होंने तंज कसे केंद्र की सरकार पर इन सब चीजों के साथ में कि ये कभी नहीं करवाएंगे, जनगण जनगणना कभी नहीं होगी, लेकिन ये हमारी गारंटी है, कांग्रेस की गारंटी है और राहुल की गारंटी है कि अगर हम लोग शासन में आए तो निश्चित रूप से होंगे, और राजस्थान में तो आने के साथ ही करवा देंगे। इस तरह की बातें कही उन्होंने, और बड़ी प्रभावशाली बात थी और बड़े सलीके से कही हुई बात। जी, मैं एक और बात देख रहा हूं कि जो बीजेपी का जो एजेंडा है, जिस तरह से बीजेपी मूव करती है, हालांकि एक वीडियो में देख रहा था, आप बताएंगे कितना सच है कितना झूठ है, मुझे तो लगा वो सच है, कि कहा था कि वसुंधरा राजे के साथ उनका पैचअप हो गया है, लेकिन वसुंधरा राजे का वीडियो देखा कि घोषणा पत्र जो रिलीज किया गया उसमें एक पोस्टर था, वो उनको उनके हाथ से लगभग छीन लिया गया। उनके बगल के कोई एक नेता थे, मैं नहीं पहचानता उनको, उन्होंने छीन लिया और देखा ये नड्डा जी ने बगल में जो खड़े थे वसुंधरा के राइट हैंड पे, उन्होंने देखा, लेकिन नड्डा ने नहीं दिया, नड्डा ने दिया नहीं। फिर वो उसने दूसरा जो नेता जो खड़े थे, उन्होंने पीछे से किसी आदमी से मंगवाया, वो ला करके वो उनको दे रहा था, लेकिन वसुंधरा को बुरा लगा। वसुंधरा ने रखा तो पकड़ तो लिया, फेंका नहीं उसको, और वहां खड़ी रही, लेकिन वो वाकई बड़ा अपमानजनक था। आप कह रहे थे, आप और भी जो साथी है वो राजस्थान के कह रहे थे कि अब पैचअप हो गया है, मान लिया है कि वसुंधरा लीड करेंगी, लेकिन उस वीडियो में तो नहीं दिखाई पड़ता। देखिए, इससे पहले जो सारा घटनाक्रम रहा है उसमें कुछ ऐसा लगने लगा था कि जैसे वसुंधरा जी के हाथ में कमान देने का सिलसिला बन रहा है, लेकिन वो सब आर्टिफिशियल कृत्रिम था, एक दिखावा था, कुछ नहीं था। और ये दिखावा एक्सपोज हो गया जब ये संकल्प पत्र को जब जारी करने का सिलसिला था। वो जो जिनके आप हाथ में देख रहे हैं और वो जो अपने हाथ में लेके वो देते नहीं है उनको, और वसुंधरा जी देखती रह जाती है, पीछे से कोई आदमी लेके आता है, वो फिर पकड़ाता है, तो वो फिर उसका वो पकड़े हुए वो जिस निगाह से वो ताक रही थी, वो भारत के जल मंत्री हैं जो जोधपुर के हैं, सांसद और मंत्री भारत सरकार के। उनका एक नाम दर्शक बता रहे हैं, अरविंद त्यागी जी बोल रहे हैं, गजेंद्र शेखावत शायद थे वो। बिल्कुल बिल्कुल, वही कह रहा हूँ कि मैं शेखावत गजेंद्र सिंह ही बता रहा हूँ कि उनका नाम यही है। और उन्होंने उनकी नीयत को ठीक से समझ लिया वसुंधरा जी ने, और उसके बाद में उसको हाथ में पकड़ा नहीं। और यहाँ से ये मेरा ख्याल है कि एक अलग अलग दृश्य राजस्थान की राजनीति का बनने जा रहा है। जो ये ख्याल बन रहा था कि वसुंधरा जी को मना लिया गया है या वसुंधरा जी को उनकी हैसियत सौंप दी गई है, वो सब एक दिखावा था, और अभी तक वो स्थिति वैसी बनी नहीं है। नहीं, लेकिन हालांकि सैनी साहब मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, जी, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं को समझ में आ रहा है, और किसी को समझना नहीं। हम लोग तो जानते हैं बीजेपी क्या है, आरएसएस क्या, हम लोग जान गए हैं इस बात, लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुइज्म का एजेंडा लेकर के चलने वाले सबसे बड़े थे अडवाणी। अडवाणी ने ही हिंदुइज्म के एजेंडा को खड़ा किया पॉलिटिकल तौर पे। राम कहीं गए नहीं थे, राम यहीं थे, लेकिन चलो ये ठीक है, राम को हम लाएंगे, राम को ले आए आप, तो सबसे बड़ा श्रेय जाता है नरेंद्र अडवाणी जी का। अडवाणी जी कहाँ है आज, किस हाल में है अडवाणी जी? कल मोदी जी के साथ वही नहीं होगा, ये कौन गारंटी लेगा इस बात की?
जो वसुंधरा के साथ हो रहा है वो कौन क्या हो रहा है? वसुंधरा को किनारे करके आप अर्जुन मेघवाल या गजेंद्र शेखावत साहब को आगे करना अगर चाह रहे हो, तो कल उनको पीछे नहीं कोई करेगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? लेकिन एक और चिंता की बात देखिए ये होती है सनी साहब, कि आमतौर पे जी क्या होता है कि पिता के मृत्यु के बाद पिता को जो है चिता पे लिटाया जाता है। ये हमारी परंपरा है भारतीय जो दाह संस्कार की परंपरा, कि मृत्यु के बाद जब तक जीवित है उनका सम्मान किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि बाबूजी ये कर रहे हैं, बाबूजी ऐसा करे कि नहीं करे, बाबूजी ये हमने कर दिया है, बतलाया जाता है। और कोई फंक्शन होता है, खास कोई जो है हम लोग के यहाँ शुभ कर्म होता है, तो उनको जरूर लाया जाता है, बाबूजी आके बैठिए, बल्कि चलने लायक नहीं है, व्हील चेयर पे लेके आए, कंधे पे उठा के लाइए। लेकिन हमने देखा कि आडवाणी जी को न तो राम मंदिर के शिलान्यास के समय बुलाया गया, न राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया जाएगा, न संसद में बुलाया गया जब नया उद्घाटन हुआ, कहीं आडवाणी जी को बुलाया नहीं गया, जिससे लगता है कि उनको जीते जी चिता पे बिठा दिया गया, ये आप खत्म हो गए, आप उधर ही बैठे अकेले क्या करते हो आप जानते। तो ऐसे मानसिकता जिस पार्टी के भीतर हो, जिस विचार के भीतर हो, वो विचार आम आदमी का भला क्या सोच सकता है? देखिए धनंजय जी, ये दुर्भाग्य है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 1980 में पैदा हुई थी, आप जिस शहर में रहते हैं वहीं पर इनका अधिवेशन हुआ था, और वो तब ये दावा कर रहे थे कि एक ऐसी पार्टी जो कंप्लीटली डेमोक्रेटिक होगी और जो कांग्रेस का विकल्प, यानी कांग्रेस की जो मध्यम मार्ग की राजनीति है उसी को लेके आगे बढ़ेगी। और अब्दुल करीम छागला साहब उस वक्त सदारत कर रहे थे, उन्होंने कहा था, जिसको भी लोगों ने बड़ा गंभीरता से लिया। लेकिन उनके लिए काफी सारी चीजें छोड़ने की जरूरत थी, वो छोड़ पाना भारतीय जनता पार्टी जिस बैकग्राउंड से आई थी उससे मुश्किल था। और नतीजा ये हुआ कि जैसे 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 उसको उन्होंने अमल करना प्रारंभ किया, तो भारतीय जनता पार्टी सिमट के आडवाणी जी और अटल जी के बीच में ही रह गई। और उसके बाद वापस वो सारा स्वरूप बदला, और वैसे ही जैसे जनसंघ के जमाने में जो हिंदुत्व की जो धारणा थी और राष्ट्रवाद की जो धारणा थी, उनको पुनः स्थापित करने की चेष्टा की, जिसमें दूसरे संप्रदायों को समाहित होने की कोई गुंजाइश नहीं थी, तो उसके साथ में इसका बढ़ाव हुआ। लेकिन ये जो नया दौर चला है, जिसमें कि अपने बुजुर्गों को किस तरीके से पेश आना चाहिए, ये वाला सिलसिला कहीं कल्पना से बाहर था कि ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि वैसे बलराज मधोक के साथ में या दूसरे लोगों के साथ में, जनसंघ के जो नेता थे उनके साथ में ऐसा हुआ ना। वो जो एकात्मवाद के रचयिता है दीनदयाल जी, उनके साथ में भी ऐसा ही हुआ। उनको भूल गए, सिर्फ वैसे ही याद करते हैं। तो बिल्कुल वो का वो हाल आडवाणी जी, और मेरा ख्याल है कि जीवित तो अब आडवाणी जी हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है। तो उनको जिस तरीके से अडवाणी जी है, परामर्शदाता वो भी मुरली मनोहर जोशी हैं, मुरली मनोहर जोशी मुरली का। मनोहर जी 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 जी, चूंकि नाम स्लिप हो जाता है, वो जिस तरीके से उनको परामर्शदाता मंडल बना के बिठाया है, इस पे ऐतराज होना चाहिए था पूरी पार्टी को। लेकिन पूरी पार्टी का जो एग्जीक्यूटिव है, जो आलाकमान जो कमान जिसको बोलते हैं, वो दो लोगों के पास सिमट करके रह गया। और नागपुर का जो संदेश इनके पास में आया करता था, लगता है कि नागपुर ने भी इस तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। उनको ये लग रहा है कि किसी तरीके से हिंदुत्व वाला राष्ट्रवाद पूरे देश में स्थापित हो जाए, उसके लिए अगर मोदी और अमित शाह कुछ भी करते हैं उसको स्वीकार कर लिया जाए। ऐसा 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 आभास देते हैं, लेकिन ऐसा कब तक होगा? क्योंकि इससे तो ये ऐसा जी सनी साहब, गांधी जी कहते थे कि अगर लक्ष्य तक पहुंचना है, सही लक्ष्य तक पहुंचना है, तो सही रास्ते भी अपनाने पड़ेंगे। आप गलत रास्ते पहुंच के क्या कर लोगे? गलत नहीं। रास्ते देखिए पहुंचोगे तो कहाँ पहुंचोगे? देखिए गांधी, मेरा ख्याल है कि इनके आइडियल नहीं है, ये दिखावटी रूप से शायद गांधी को याद करते हैं। वरना जिस तरीके से गांधी को अपमानित किया जाता रहा इस बीच में, सांसदों ने और दूसरे लोगों ने जो बयान दिए हैं, और गोडसे साहब को जिस तरीके से ग्लैमराइज करने की चेष्टा की गई है, वो सारा तो पता है। वैसी स्थिति में तो समझ लेना चाहिए, सामान्य जन तो समझ रहे हैं मेरे ख्याल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को जो उदारवाद में और राष्ट्रवाद की उदार जो धारा है उसमें जो लोग आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और फिर अपने देश को बनाना चाहते हैं वैसा, उन्होंने उनको समझना चाहिए। वो लगता है कि वो समझ करके कुछ बोलना नहीं चाहते, और इसीलिए लग रहा है जिस वक्त उनमें समझ आएगी, तो जो हाल आज आपको आडवाणी जी का देखने को मिल रहा है, मुरली मनोहर जोशी का देखने को मिल रहा है, शायद उससे भी ज्यादा गत खराब होगी उन लोगों की जो इस वक्त शासन में सत्तारूढ़ है। और जिस तरीके से वो सारा पेश आ रहा है, तो मेरा ख्याल है कि देर लग सकती है, लेकिन निश्चित रूप से तो होगा क्या वही।
तो क्या आपको लगता है वसुंधरा के साथ जो हुआ, आप कहते हैं कि आप और जो भी साथी आए हमारे चैनल पे या और लोग बोलते भी हैं, जाहिर है सही बोलते हैं आप लोग, कि वसुंधरा के जो समर्थक है और वसुंधरा का पूरा पैन राजस्थान जो है उनकी लोकप्रियता है, वैसे नेता है जो पूरे राजस्थान में स्वीकार की जाती है। क्या वसुंधरा के साथ जो इस तरह का अपमान हो रहा है वो वहाँ के लोग, उनके समर्थक इसको पसंद कर रहे हैं? एक बात आप नया ठीक नेता आ मानिए रहा है, कि उसकी जय जयकार करें। नहीं, एक बात आप ठीक से समझ लीजिए कि वसुंधरा जी ने अपनी राजनीति कुछ इस तरीके से जब देखा कि उनको स्वीकार ना करके और उनको हाशिए पे धकेलने की चेष्टा की जा रही है, तो उन्होंने अपने आइयों को शायद ये कहा कि आप लोग अपना टिकट पहले हासिल करने का सिलसिला कीजिए और उसमें मैं आपकी मदद करूंगी। और दरअसल ये आला कमान में जितना कोई जानता नहीं है राजस्थान को जितना वसुंधरा जी जानती हैं। वो 200 विधानसभा क्षेत्रों को अपने उंगलियों पे गिन के बता सकती है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ कौन कौन है, किसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, किसको रोका जाना चाहिए, कौन पार्टी का वफादार है, कौन नहीं है। तो जब ये सब टिकट देने का सिलसिला था तो उसके अंदर उनकी उनकी उस बात को माना गया, ऐसा लग रहा है। तो करीब 40-50 लोग ऐसे होंगे जो निश्चित रूप से वसुंधरा जी के माध्यम से प्रत्याशी बन गए हैं और मैदान में हैं। ये अलग बात है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अजीज थे उनके, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे परिणामी राजस्थान में, उनको टिकट नहीं मिला। जो यूनुस खान जो मुसलमान हैं और जिनको जो टोंक से बागी होकर लड़ रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिला, जिनको कि वसुंधरा जी दिलवाना चाहती थी। तो वो बहुत संभल संभल के अपने कदम बढ़ा रही हैं, इस माने में कि ऐसा ना हो जाए कि उनको ही चुनौती का सिलसिला मिल जाए। हालांकि ये सारा काफी चुनौती देने वाला बात होने का, लेकिन वो चाहती है कि साथ ही साथ में रहें। जैसे प्रतिपक्ष के नेता है राजेंद्र राठौड़, वो भी उन्हीं के सहयोगी रहे हैं। ये गजेंद्र सिंह भी उन्हीं के सहयोगी रहे हैं या आए हैं। और बाकी लोग भी जितने आपको, सीपी जोशी वगैरह, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं अभी, लेकिन अब इनकी हैसियत बनाने का सिलसिला हो रहा। तो कन्फ्रंटेशन, वो कुछ अलग तरीके से अपनी अपने युद्ध को लड़ना चाहती हैं। वो पार्टी छोड़ना नहीं चाहती, दूसरी पार्टी बनाना नहीं चाहती, या इंतजार कर रही है क्या कुछ हो, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जिन्होंने पार्टी छोड़ी या दूसरी पार्टी बनाई है उनकी हैसियत नहीं बढ़ी। चाहे राजस्थान में करोड़लाल मीणा हो, चाहे घनश्याम तिवाड़ी हो, चाहे ये लोग हैं जो छोड़ के और अपना दमखम दिखा रहे थे, लेकिन उनको वापस लौटना पड़ा और पार्टी में समाहित होना पड़ा। तो मेरा ख्याल है कि इंतजार कर रही है वो भी। लेकिन अभी ये जो लेटेस्ट हुआ है ये काफी परेशान कर देने वाला दृश्य रहा है, और ये फेक नहीं है, सच है, ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो तो मैं एक सवाल करूं जी, कि ये चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव होने के बाद और विधानसभा चुनाव होने के बल्कि पहले भी मैं कहूँ कि ये भीतरघात जो है वहाँ चलेगा क्या, कि जो वसुंधरा के कैंडिडेट हैं उनको इनके समर्थक वोट न करें और जो इनके कैंडिडेट है वसुंधरा के समर्थक उनको वोट नहीं करें, ऐसा भी चलेगा क्या? देखिए कुछ भी हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। जो ये दूसरी पार्टियों में करते रहे हैं और अपने में मिलाते रहे हैं, मेरा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी का दृश्य भी वैसा बन सकता है क्यों। और जैसी ये स्थितियां है कि चारों पांचों राज्यों के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उनके नतीजे कुछ अलग किस्म के आएंगे। जब अलग किस्म के आएंगे तो अब वो जो आपके पास में इफराज से देने के लिए कुछ होगा, वो देना भी संभव नहीं होगा। और लोग बड़े ध्यान से देख रहे हैं, तो उसमें उस तरीके से दल बदल भी नहीं हो सकता, पार्टी टूट भी नहीं सकती, क्योंकि अब तो पूरे देश में ये चीजें पहुंच चुकी हैं कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में क्या किया इन्होंने, महाराष्ट्र में क्या किया इन्होंने, और बाकी बाकी प्रदेशों में क्या किया, और उसका जवाब क्या हो सकता है। कर्नाटक से जवाब मिल गया, हिमाचल से जवाब मिल गया, अब ये 5 राज्य और जवाब देंगे। वो जवाब देने के बाद मेरा ख्याल है कि फिर एक बगावत का झंडा खड़ा होगा, और उसको वो कैसा होगा, कौन होगा, उसका नेतृत्व करेगा, कैसे करेगा, ये अभी पता नहीं है। मेरा अगला सवाल वही था कि तो फिर ये जो स्थिति दिख रही है और वसुंधरा जो कह रही है कि आप पहले टिकट ले लो, पहले आप जीत लो, फिर देखेंगे, तो क्या ये समझा जाए कि 2023 के इस चुनाव के बाद जो अभी खत्म होगा, 25 तारीख को चुनाव होगा और जो रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर को का, तो 4 दिसंबर के बाद राजस्थान की तस्वीर अलग होगी और फिर जो लोकसभा चुनाव की तैयारी होगी, अब इलेक्शन कमीशन ने तो तैयारी करना शुरू कर दिया है चुनाव पर, कहा जा रहा है कि अप्रैल मई में लोकसभा के चुनाव होंगे, तो इसलिए वो हर स्टेट की परीक्षाओं, जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है, कहाँ कहाँ किस तरह से एग्जाम हो रहे हैं, कब एग्जाम हो रहे हैं, और एग्जाम के बाद जो है चुनाव कराया जाएगा तुरंत, और अप्रैल मई का डेट बतलाई जा रही है। तो क्या
दिसंबर के बाद जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे पूरी तरह से, राजस्थान में मोदी जी के खिलाफ एक जो है विद्रोही स्वरूप उभर आएगा, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, अगर मेजोरिटी ऑफ मतलब वसुंधरा जी के अनुयायी अगर मेजोरिटी में आए तो निश्चित रूप से वो अ, एक एक स्वर हो सकता है जो निंदा का स्वर हो आला कमान के प्रति, और वो वही राजस्थान का ही नहीं रहेगा, वो आगे ही बढ़ाएंगे फिर से। मध्य प्रदेश में भी उस पर जा सकता है। तेलंगाना मतलब और तो कोई स्टेट नहीं, मध्य प्रदेश है या राज्य जी। फिर जा अगला सकता है एक, वो। जी जी, फिर अगला एक सवाल मेरा ये बनता है कि ऐसी स्थिति जी में क्या ये जो कहते कहते रहते हैं लोग कि जो है परंपरा शायद 98 से ये चला रहा है कि एक बार ये जीतेंगे, एक बार ये जीतेंगे, एक बार ये जीतेंगे। सरी साहब, क्या परंपरा बचाए रखना चाहेंगे राजस्थान के लोग या परंपरा तोड़ना चाह रहे हैं? आप ये मेरे से जरा ठीक से समझ लीजिएगा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से पराजित होने की स्थिति में जा रही है। ये सारे दृश्य देखने के बाद में मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अंदर ही अंदर बड़ा बड़ा जो जो पकड़ विभिन्न, जो राजस्थान की सामाजिक संरचना बहुत अलग किस्म की है। हमारे यहाँ के जो जाति जाति गठबंधन है वो बहुत अलग किस्म के हैं। उनको सिर्फ हासिल करने का दम वसुंधरा जी में था, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब का जो करिश्मा था, वो करिश्मा तो हमारे यहाँ कतई ही कारगर नहीं है। वो इवेंट ऑर्गेनाइज करने का सिलसिला नजर आता है जो इनके नहीं, चैनल्स पे, लेकिन सैनी इनके साहब ऐसा अगर कह रहे हैं तो जो जी 2019 में चुनाव हुआ उसमें सारी सीटें बीजेपी ने जीत ली थी, बावजूद इससे कि वसुंधरा हार गई थी। और उस समय एक नारा चला था कि मोदी तुमसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ऐसा कुछ जुमला चला था आपके राजस्थान में। वो देखिए वो बहुत अलग बात थी। वो जुमले तो कांग्रेस ने चलाए थे ना, वो अलग अलग सिलसिला था। लेकिन अब बात बहुत अलग किस्म की हो गई है। अब ये राजस्थान की प्रतिष्ठा का सवाल हो गया कि एक राजनेता जो अपने काम में ईमानदारी के साथ में जुटा हुआ था, चाहे उस पर कितने ही इल्जाम लगे हों, कितने ही उसके सिलसिले हों, लेकिन उसको उसको हटा करके और जिस तरीके से अपदस्थ करके जिन लोगों को शासन में लाया जा रहा है, उनके बारे में तो कहा जाता है कि अडवाणी है और क्या कहते हैं, अडानी है और ये जो क्या कहते हैं रिलायंस वाले जो हैं, ये लोग हैं। तो इन लोगों के मुकाबले हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं दूसरों को? वही बात है कि अब वसुंधरा जी का सिलसिला बहुत अलग किस्म का होगा। वसुंधरा जी राजस्थान के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होंगी, और वो मिलेंगे जो मध्य प्रदेश में उमा भारती क्या कहती हैं, यूपी में जो और खामोश बैठे हैं वो क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में खामोश बैठे हैं वो क्या कहते हैं, वो सारे एकजुट होंगे, स्वर वहां से निकलेगा। तो मेरा ख्याल है कि राजस्थान से अगर स्वर निकला तो वसुंधरा जी एक राष्ट्रीय नेता तो खैर है ही, अभी वो वाइस प्रेसिडेंट तो हैं संगठन की, तो उसके बाद में चीजें बहुत अलग किस्म की होगी। लेकिन अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन कुछ कुछ हो सकता है ऐसा, जैसा हम कह सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से अपमानित करके आप अपने दल में लोगों को यूं हाशिए पे धकेल के, इस तरीके से सार्वजनिक रूप से अपमानित करके अपने अपना दबदबा चला नहीं सकते। और जहां तक अब लग रहा है कि जैसे लोग बहुत अंदर तक घुट रहे थे, अब कुछ ना कुछ रिएक्ट होना चाहते हैं, और ये 5 विधानसभाओं के चुनाव के साथ में रिएक्ट होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो ये राहुल गांधी का जो कल का भाषण है, ये राहुल गांधी का कितना वजन वहाँ है? क्या लग रहा है कि राहुल गांधी में एक जो है, मोदी पहले था कि मोदी के बरक्स कोई नहीं है, मोदी के सामने कोई नहीं है, मोदी जी हैं वही जो चाहे कर सकते हैं, किसको बिठा दे। क्या मोदी जी की तुलना में राहुल गांधी को लोग देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? धनंजय जी मोदी की तुलना में नहीं देख रहे, मोदी से अलग हटके देख रहा है। और अब इनका कद बहुत बड़ा नजर आ रहा है। ये जो 4,500 किलोमीटर जो पैदल चल के ये पूरे हिंदुस्तान घूमे हैं, 3,500। जितना साढ़े 3,500 3,500। समझ लीजिए हम्म। जी। ये इससे उसका नतीजा ये है कि अब मतलब मैंने कहा ना कि जैसा मैंने कल सुना बूंदी में जो बोल रहे थे, इतनी भीड़ थी उसमें, सन्नाटा, लोग सुन रहे हैं बड़े गौर से। उसमें कहीं भी कोई भारत माता की जय नहीं हो रही, या मोदी मोदी नहीं हो रहा, या राहुल नहीं हो रहा, सारा ये सब नहीं चल रहा था। लोग ताली बजाने लगे तो रहने दीजिए, कहा पहले बात सुनिए और समझिए। देश में गरीबों का देश अलग है और अमीरों का अलग है, उसको डिफाइन किया कैसे कैसे सारा सिलसिला, ये सब बताया उन्होंने।
और लोग सुन रहे थे। और नहीं, ये जो और अच्छा लगा कि उन्होंने जो है गरीबों की बात की और उस पर विस्तार से बोला, दोहरा करके बोला, दो बार बोला। जी और वो कह रहे हैं बिल्कुल यूं दलितों जैसे जी जैसे एक संवाद कर रहे हैं बैठ करके और कहें चुप चुप हो जाओ, पहले बात सुन लो, बाद में आगे चलना। ये पंडित बिल्कुल। नेहरू का स्टाइल हुआ करता था। पंडित हाँ नेहरू हाँ भी लोग लोग बोलने नहीं, लोग वो बोलने दे, सुनो पहले, समझो, उसके बाद में बोलना। तो ये ऐसा, और लोग चुप हो जाए, इसका मतलब है कि आपके लिए कितना सम्मान रखते हैं कि वो चुप हो गए। वरना सम्मान नहीं रखते तो उठ के चले जाएंगे ना। ये बिल्कुल सही। ये हाल ये। और ये जो एक दूसरे को रन आउट करवा रहे हैं कांग्रेसी, और इस तरह की बातें मोदी जी कर रहे थे दूसरी जगह बैठ करके, दूसरी जगह खड़े होकर के, और उसमें फूलों की बरसात हो रही थी और सब, ये सब बड़ा आर्टिफिशियल लग रहा था सारा का सारा। तो ये एक तो कृत्रिम और एक वास्तविक है, इस तरह का सीन बन रहा है। एक जी सवाल मैं और करूं कि ये ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें ढेर सारे लोग राजस्थान के शपथ ले रहे थे कि हम उन्हीं को वोट देंगे जो ओपीएस लेकर के आएंगे। फिर किसानों की कर्ज माफी की बात है, फिर किसानों की संपत्ति कुर्क होने से बचाने की बात है, फिर हेल्थ की बात है। इन तमाम चीजों में राहुल गांधी जिस तरह से वो बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं, और जो जनरल क्लास में भी जो गरीब लोग हैं, उनके उत्थान के लिए बात करेंगे और जाति सर्वेक्षण कराएंगे ताकि हमारे पास ये आए कि आंकड़ा क्या है। क्या आपको लगता है कि जाति सर्वेक्षण का इशू जो है राजस्थान में बड़ा इशू है और इस पर वोट पड़ेगा? देखिए, कल का दृश्य देख तो करके तो लगता है कि जिस तरीके से एनालाइज करके उन्होंने बताया कि एसटी और एससी और ओबीसी की क्या संख्या है, जिसको कि छिपा करके ये लोग रखना चाहते हैं। अगड़ों में भी कहते हैं कि जिन जो लोग वंचित हैं उन लोगों की क्या संख्या, उसको भी नहीं बताना चाहते। तो ऐसी स्थिति में जब ये सच सामने आ जाएगा कि एससी इतने हैं, एसटी इतने हैं और ओबीसी इतने हैं, तो फिर सरकारी संस्थाओं में और सरकारी इंस्टीट्यूट्स में कितने हैं ये लोग। ये इनका दावा था कि कैसे इन लोगों को बिल्कुल अलग करके रखा गया है, और शासन जिनसे चलवाते हैं वो कैसे लोग हैं। ये तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये बात रंग पकड़ रही है और लोग समझने की चेष्टा कर रहे हैं। और जैसे आदिवासियों ने समझने की चेष्टा की बूंदी में, उससे लगा कि शायद बहुत ज्यादा लोगों ने गंभीरता से इसको समझने के लिए अपने कदम बढ़ाए कि, और बड़ा अपील कर रहा है कि केंद्र की उस सर्विसेज में जो लोग दिल्ली में बैठे हैं वो कितने उसमें ओबीसी हैं, कितने एससी हैं और कितने एसटी हैं। यही वजह है कि जिसको एक सूचना आयुक्त बनाया आपने ना दिल्ली के अंदर, तो उनका नाम आप बार बार मोदी जी ले रहे हैं, तो डर के मारे ले रहे हैं कि देखिए एचसी का एक आदमी ये है जो राजस्थान के लोगों को पसंद नहीं, जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार को पसंद नहीं है। ये संकेत है कि हाँ, ये बात बड़ा असर कर रही है, जिससे ये आतंकित होकर इस तरह की बात बोलने लगे हैं, क्योंकि संकेतों से ही बात समझ में आती है, वरना तो कोई स्वीकार तो सीधे सीधे करता नहीं है। जी लेकिन एक खतरा ये है सैनी साहब, जिसे बिहार में हम देख रहे हैं कि बिहार में जाति सर्वेक्षण हुआ और अब कई सारे बड़े पत्रकार अखबारों में, बड़े अखबारों में मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, वो लिख रहे हैं कि इतने साल शासन किया तब बिहार इतना गरीब है। लेकिन वो ये नहीं ये एक परसेप्शन और नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आज सर्वे हुआ है, इसके पहले सर्वे कहाँ था? कैसे पता चलेगा कितने गरीब लोग थे? आप जो परसेप्शन गढ़ रहे हो उसमें ये गढ़ रहे हो कि आपने इतने दिन काम किया फिर भी गरीबी खत्म नहीं हुई। ये परसेप्शन तो तब में कहा जाएगा जब पता चलेगा कि पहले कितना गरीब थे। तो पहले जब गरीब कितने थे उसका आंकड़ा ही आपके पास नहीं था, आप कैसे आप तय करोगे? और जो है जब देखिए बिहार में ये योजना लागू हो गई कि लघु उद्योग उद्यमी जो है योजना जो उनकी चल रही है कि 2 लाख रुपया स्वरोजगार के लिए हर परिवार को, जो गरीब परिवार चिन्हित किए गए हैं उनको दिया जाएगा। वो आवेदन करे, उनका उनका ये होगा, सारा कागज पत्तर उनका चेक किया जाएगा और उनको पैसा दिया जाएगा। इसकी योजना बन गई। तो उसको लेकर के पूरा का पूरा मीडिया जो है या सवर्ण लॉबी जो है वो एकदम निगेटिव बात कर रही है और मीडिया उनके कब्जे में है। तो और बीजेपी लगातार वहां प्रयास कर रही है कि नीतीश कुमार को कैसे डिमीन किया जाए, कैसे उनको अपमानित किया जाए, कैसे उनको कमजोर दिखाया जाए। उनके खिलाफ लगातार खबरें आती रहती हैं, ऊटपटांग खबरें आती रहती हैं। तो क्या ये राहुल गांधी को लेकर के ये इस तरह की चीजें नहीं होंगी? क्या अशोक गहलोत को लेकर के इस तरह की चीजें नहीं होंगी?
देखिए, ये तो निपटना पड़ेगा। मुझे याद है कि जब जनता पार्टी का शासन हुआ तो उस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे भैरव सिंह शेखावत। तो शेखावत साहब के मुख्यमंत्री बनने के साथ में प्रांत से 3 बड़े अखबार निकला करते थे जो बड़ा डिक्टेट करते थे राजनेताओं को। तो एक जो प्रमुख अखबार आज भी है, तो उस अखबार ने जब ऐसे किया कि क्या ये तो ऐसे ऐसे कर रहा है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों में से निकल के आया था। मैंने एक एक्टिविस्ट था और मीसा के अंदर से बाहर निकला था, तो मुख्यमंत्री जानते थे। तो मैंने कहा कि इनका राजस्व बंद कर दीजिए, अभी ठीक हो जाएंगे। और सचमुच में किया, और वो तो बिल्कुल, तो उन्होंने कहा, क्योंकि वो उनके लिए आश्चर्य की बात थी। वो भी इतने कुटिल थे नहीं कि इस तरह की बातों को समझते, लेकिन उन्होंने किए तो ये हुआ बाकायदा। तो ऐसे ही इनका जिस तरीके से इन्होंने आपकी रेवेन्यू कट लगाए हैं अलग अलग उनके ऊपर, चैनल्स को जिस तरीके से खरीदा है और जिनको डिक्टेट किया है, तो ये काम करना पड़ेगा, इनको वंचित करना पड़ेगा उस आवाज से। डेमोक्रेटाइज करने के लिए आपको सारे सुधार करने पड़ेंगे, वो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, उसके बगैर कुछ होगा नहीं। वो तो करेंगे। जिन लोगों को मलाई खाने को मिल रहा है, वो लोग जिनके हाथ से निकल करके सीधे सीधे आके आपकी लड़ाई में थोड़ी शामिल होंगे। तो आप मजबूर करेंगे कि आप लड़ाई में शामिल हो, अपने वर्ग को पहचाने, अपने वर्ग को पहचान करके आगे चले। तो जो ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, अमीरों में से पिछड़ा है, जो अमीरों में स्वर्णों में जो गरीब है, वो हमारे साथ में जुड़ेगा ना। वो उसकी इस भावना से तो आजाद होगा कि मैं स्वर्ण हूं इसलिए सब कुछ हासिल हो जाएगा। ठाकुर होने से राजा नहीं बन जाएगा, ब्राह्मण होने से पंडित नहीं बन जाएगा, ज्ञानी नहीं बन जाएगा। तो उसे ये सब चीजें हासिल करनी पड़ेगी, ये युद्ध भी करना पड़ेगा। इसके बगैर काम नहीं चलेगा। ये तो होगा ही, क्योंकि इसका इस्तेमाल करते रहे हैं, अंग्रेज करते रहे हैं, राजा लोग करते रहे हैं, जागीरदार करते रहे हैं, और राजनेता अपने अपने क्षेत्रों में करते रहे हैं। आपकी जो सारे से गठबंधन बनते हैं, राजनीतिक गठबंधन, वो इसी आधार पर बनते हैं कि ये दो जातियां एक हो गई तो ऐसा हो जाएगा। तो इन सब चीजों को, बदलाव का एक बड़ा, एक अपने आप में क्रांति है, ये कोई सहज काम नहीं है। ये सहज सहज रूप से हो जाएगा। इसके लिए हर जगह लड़ाई लड़नी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा लोगों को। जैसे राहुल गांधी समझा रहा है एसटी एससी और ओबीसी के लोगों को बिठा करके बूंदी के अंदर, वही होगा, उसी तरीके से समझाना पड़ेगा। अब राजनेताओं के लिए सफेद कपड़े धारण करके और इलेक्शन लड़ने तक सीमित रहने वाला जमाना लग जाएगा जब ये सब बातें होने लगे। क्योंकि वरना तो जाके दिल्ली जाके ले आओ टिकट और इलेक्शन लड़ लो, वो नहीं होने वाला फिर। जी, हमारे एक दर्शक है अंतर्मन, गंभीर दर्शक हैं, लेकिन वो सवाल ऐसा लिख रहे हैं कि उसका जवाब देना जरूरी है। धनंजय जी, हमारे एक फेवरेट हीरो मनोज कुमार भारत हुआ करते थे, लेकिन यह भारत माता किसने और कब शुरू किया? क्या माँ भारती सुनने में अधिक तार्किक और प्रैक्टिकल नहीं लगता? वैसे नाम का चुनाव कोई भी अपने इच्छानुसार कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन एक बात समझिए, जो शुरुआत में समझाया, लगता है आपने सुना नहीं, और यह किताब पढ़ लीजिए, जो कौन है भारत माता, पुरुषोत्तम अग्रवाल की किताब है, अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषा, मराठी में भी है, बाकी भाषाओं में, बहुत डिटेल है उसमें। जो जिस मनोज कुमार की बात कर रहे हैं, भारत हुआ करते थे, वो अपना नाम भारत रखते थे। और जो भारत माता की जो परिकल्पना है, जिसको माँ भारती आरएसएस के लोग बोलते हैं, माँ भारती जब बोलते हैं तो एक मूर्ति की एक तस्वीर बनाते हैं, ये बड़ी सुंदर तस्वीर है, उसके हाथ में तलवार है, या जो आमतौर पे देवी की हम कल्पना करते हैं, उस तरह से माँ भारती है। लेकिन जब भारत माता की बात करते हैं, भारत माता की जय लगाते थे नारा, भारत माता नेहरू लेकर के नहीं आए थे, भारत माता की जय लोग नारा लगाते थे। और भारत माता की जय के जब नारा लगाते थे तो वो आता था कि भारत माता एक स्त्री है, हमारी माँ है, जो पिंजरे में है, या जो कैद है, जो शिक्षों में कैद है, इसकी बात होती थी। लेकिन भारत माता को डिफाइन किया फिर नेहरू ने आगे चल करके कि भारत माता कोई एक मूर्ति नहीं है, भारत माता कोई स्त्री नहीं है, भारत माता जो है, ये पूरे देश के जो लोग हैं वो भारत माता है। हर व्यक्ति के भीतर भारत माता है। जैसे हर संतान के भीतर माँ का अंश है, तो हर व्यक्ति के भीतर माँ है। उसकी बात उसी कल्पना की थी। बाकी आपको जो मानना आप मानिए, हर आदमी मानने को स्वतंत्र है। मैं जो है दिन को रात कहूँ कह सकता हूँ, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि जो तर्क करने वाले लोग, अभी दिन है, मैं कहूँ कि रात है, तो क्या दिक्कत है, कहो आप रात। कई लोग उल्टे हाथ से खाते हैं, बाएं हाथ से खाते हैं, तो खाते हैं, हर किसी का अलग अलग है। अब उर्दू जो है या अरबी फारसी जो है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है तो लिखी जाती है, बाकी भाषाएं लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है तो लिखी जाती है। लेकिन सवाल है लिखा क्या जा रहा है। सवाल है जो आप
उच्चारण कर रहे ये हो, क्या? उसका अर्थ क्या निकाल रहे हो? आपने नाम रखा राम, अपने अपना नाम, आपका नाम राम है, और आप कर रहे हो रावण वाला काम, तो राम नाम रख लेने से थोड़े हो जाएगा। तो ये बात तो आती है, आपको जो मन करता है करिए, लेकिन सवाल है कि जो हम कहना चाह रहे हैं, मतलब धनंजय कुमार नहीं, जो लोग कहना चाहते हैं, जो अच्छी बात करना चाहते हैं, उसका क्या अर्थ रहता है? और एक जो है मैं, और एक जो है पूरा विस्तार के सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो कैसे होता है? मध्य प्रदेश में तो बहुत बड़ी हिंसा हुई, जो कभी हिंसा मध्य प्रदेश में होती नहीं थी। राजस्थान में किस तरह की तैयारी लग रही है? क्या वहां भी हिंसा के आसार लग रहे हैं? अंदेशा है देखिए, या वहां सब शांति से हो जाएगा? वो पहले कोशिश कर चुके हैं जो अपने आप को राम का अनुयायी कहते हैं, लेकिन उस मर्यादा में विश्वास ही नहीं है। हमारे महाकाव्यों का राम तो बड़ा मर्यादित और बड़ा ह्यूमनिस्ट रहे हैं, उनको इस तरीके से पेंट करने का सिलसिला बनता नहीं है। राजस्थान में इन्होंने कोशिश की, करौली में, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में, सब जगह, और साथ साथ में ये प्रचारित करने का चेष्टा भी किया कि अगर कोई हिंदू मरता है तो 2 लाख रुपए देते हैं, कोई अगर अल्पसंख्यक मरता है तो उसको 1 करोड़ रुपया देते हैं, 50 लाख देते हैं। अब मैं बता दूं आपको, उदयपुर में जिन टेलर साहब का कत्ल किया था इन लोगों ने टेररिस्ट एक्टिविटीज में, जो लोग पकड़े गए हैं सारे के सारे, उनको दिया है 50 लाख रुपया। और इकबाल जो यहाँ जयपुर में सुभाष चौक पर जिसकी हत्या हुई, उसको भी दिया है 50 लाख। ये कहते हैं उसको दिया 1 करोड़, उसको दिया 2 लाख। इस तरह की बातें भी अब इतना झूठ बोलते हैं कि आप और बार बार बोलते हैं, बड़े जोर से बोलते हैं। फिर जो मीडिया है वो इन चीजों को वेरीफाई करके कुछ लिखता नहीं है उस पर ना। ये तो आप और मैं बात कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं। और इनका जो वार रूम बना हुआ है, जिसमें जो सोशल मीडिया इन्होंने जिस तरीके से चैनलाइज करते हैं, वो तो आप झूठों का खजाना है। मतलब एक से एक झूठ उसमें चलती है सारी की सारी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल की भारत माता तो स्टैब्लिश हो गई कल। वो तो बता दिया कि भारत माता कौन है। नेहरू जी के बाद में किसी ने पब्लिक मीटिंग में ऐसी अगर बात की है कि भारत माता कौन है, तो राहुल गांधी है। और किसी ने तो की नहीं, और किसी ने तो डिफाइन किया नहीं इस तरीके से। सैनी साहब, जी मैं फिर से दोहरा देता हूँ, अब आखिरी में है, जी इसमें हम लोग बात खत्म करेंगे कि आप जो है फोटो जब हम देखते हैं, हम अपने गांव में भी हमने देखा है, जब माँ जीवित थी या पिता जीवित थे, तब उनको बड़ा इग्नोर किया, उनका अनादर किया, उनका ख्याल नहीं रखा। लेकिन जब माँ मर गई, पिता मर गए, तो वो चले उनका दशकर्म करवाने के लिए, और जो है हर साल बरसी करते हैं, और पंडित जी को ढेर सारा दान देते हैं, और भोज भी कराते हैं, दिखाते हैं कि देखो हम माँ बाप को कितना चाहते थे। लेकिन माँ जब चाह रही थी कि मेरे पास बेटा रहे, बेटा रहा नहीं, बेटा ने, बहू ने अनादर किया। तो ये तो हम देखते रहते हैं, तो वो तो यहाँ भी है कि जिस तरह से ये करते हैं। लेकिन खैर, अब समझना जो है आम आदमी को है, आम आदमी ही फाइनली जो है चीजें बदलेंगे, क्योंकि लोकतंत्र है और सबसे बेहतर तंत्र यही माना जाता है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। एक और और नहीं आप। एक, जी, हुसैन जी जफर साहब कुछ बोल रहे हैं, सर, वाई पीपल आर एक्सपेक्टिंग कांग्रेस टू लूज राजस्थान डिस्पाइट इट्स पब्लिक फ्रेंडली पॉलिसीज? सो सर, आप जवाब दीजिएगा इसका। सो जी if so, then why we claim the government did good and come back to power, or it did bad or lost the power? सर, क्या जवाब दीजिए, आप ही जवाब दीजिए। देखिए, ये मोदी गोदी मीडिया का सारा सिलसिला है। और एक बात समझ लीजिए कि सेफोलॉजिस्ट जो और ये इस तरह के जो ओपिनियन पोल आए, उनकी बात भी समझ लीजिएगा। वो लोग बोलते हैं कि हमारे इस ओपिनियन पोल में, हमारे इसके अंदर 4%, 5% का एरर रहता है। राजस्थान में तो 5% में तो एक पार्टी 120 हो जाती है, 200 में से एक पार्टी 73 पे टिक जाती है। तो ये आप इस गणित को भी समझ लीजिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में इन गारंटीज के साथ में जो सीन बना है, और साथ साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो अपने आप में हकों के तरीके से पेश किए गए, और राजनेताओं ने ये कह करके दिए कि साहब ये आपका हक है, ये हम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे आपके सामने। राजस्थान में जितनी गारंटियां हैं उसके लिए वो बिल्कुल कहते हैं आपका हक है, हमारी कोई मेहरबानी नहीं है। हमारे को शासन करना अगर आएगा तो हम ये सब कर सकते हैं। अगर शासन करना नहीं आता और आप अडानी अंबानी पे आश्रित हो जाते हैं तो बात अलग है। अडानी अंबानी का सिलसिला अलग, और
अगर जननेता शासन करेंगे तो फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो गारंटियां दी जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में वो मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं 156 का, मैं काउंट करता हूँ, मैं कहता हूँ 135 40 सीट्स तो डेफिनेटली है 200 में से। ये गोदी मीडिया के स्वर को आप नजरअंदाज कर दीजिए और 3 तारीख का इंतजार कीजिए। जब रिजल्ट आपके सामने आएंगे तो फिर आप पूछेंगे तो हम फिर कहेंगे कि हमने कहा था आपसे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा जफर साहब। ये 3 तारीख के बाद ही बताया जाएगा कि पब्लिक ने क्या एक्सेप्ट किया। केवल नारेबाजी एक्सेप्ट की, किसी व्यक्ति विशेष को एक्सेप्ट किया, या जो उसके लिए पॉलिसीज बनाई गई हैं उसे एक्सेप्ट किया। तो सैनी साहब आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे, आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद।